बच्चों, हम लोग फिर से हाजिर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के सामने एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वहां तक पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पढ़ना शुरू करते हैं, फालतू बातें बाद में कर लेंगे कल। तो हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या देखा था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ करता था E डॉट A या E A cos थीटा। ठीक है, आज है मैग्नेटिक फ्लक्स। सब कुछ वही है, डेफिनेशन भी वही है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर कोई यूनिट सरफेस एरिया है, उस यूनिट सरफेस एरिया में से अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएं परपेंडिकुलरली तो उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहने लगते हैं। लेकिन खास बात ये होनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही बाहर की तरफ निकलें। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कह रहे होंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये हाथ है, ये एरिया है, अगर ये ऐसे निकल गई बिल्कुल परपेंडिकुलर तो ये फ्लक्स है, लेकिन अगर ऐसे है तो ये फ्लक्स नहीं है। देखो, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, सरफेस को जो क्रॉस करें नॉर्मली उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम फाई बी से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से शो करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से शो करते थे और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से शो करते हैं। ठीक है, इसको हटा। मैंने मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैंने एक सरफेस रख दिया, ये सरफेस रख दिया। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, ए वेक्टर। याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रख लेना। एरिया वेक्टर हमेशा, अगर ये हाथ है, मैंने बहुत पहले भी सिखाया था, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तिरछा निकल रही है, स्लैंट निकल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस समय इनमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। मैं कहूँगी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये वाली ना, ये वाली ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि पहले इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस एरिया वेक्टर की तरफ मोड़ो, मतलब इसके कंपोनेंट लाओ। तो देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा b cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर ही होगा b sin थीटा। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए कौन काम में आया, b cos थीटा काम में आया, क्योंकि वो एरिया वेक्टर की तरफ था, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर था। क्लियर होगी बात। इसलिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है b डॉट a, एरिया वेक्टर, b मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट प्रोडक्ट हटाना है हमने, ऐसे नहीं हटाएंगे। आज b नहीं है क्योंकि ये वाला b कुछ नहीं था, इस b की जगह कौन काम कर रहा था, b cos थीटा काम कर रहा था। इसलिए हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा, b की जगह लिखा b cos थीटा डॉट a, और डॉट प्रोडक्ट लगा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, cos थीटा। तो देखो फ्लक्स इक्वल टू कितना हुआ, b cos थीटा a, फिर डॉट वाला हटाने के बाद भी cos थीटा, और ये थीटा कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये पूरा कंपोनेंट और ये एरिया वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, समझ रहे हो, और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो फॉर्मूला क्या होगा, b cos थीटा इनटू एरिया cos 0 1, तो फॉर्मूला होगा फ्लक्स इक्वल टू b a cos थीटा। समझ गए। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है तो बस याद रखो वो मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर है तो वही फ्लक्स है, और अगर नहीं है, ऐसे है, तो पहले एक परपेंडिकुलर लाओ, लाने के लिए जो कंपोनेंट पड़े उस कंपोनेंट की वैल्यू लो और एंगल लगा के आंसर निकालो। जैसे ये समझ गया ना, इसको हटा देता हूं मैं। देखो, अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मान लो मेरे पास ये सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, देखो
ये मेरे पास एक सरफेस है, अरे हद हो गई, ये है मेरे पास एक सरफेस, इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है डेल्टा ए, ये सरफेस, इस सरफेस का छोटा सा एरिया है डेल्टा ए, इसका एरिया वेक्टर ये है एन कैप, डेल्टा ए एन कैप इसका एरिया वेक्टर है। एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बी, क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ये एरिया वेक्टर है, ये निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के लिए फ्लक्स है? बोलो ना, ना, नो। ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाते हुए निकल रही है, थीटा। क्या बनाते हुए निकल रही है? थीटा। मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है, तो क्या करूं? इसका एक कंपोनेंट ले लूं, इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो। कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा? बी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा? बी साइन थीटा। तो बताओ इसके दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। इसमें फ्लक्स कौन सा कहलाएगा? साइन वाला कहलाएगा, कॉस वाला कहलाएगा? बताओ, बोलो, कहो कॉस वाला कहलाएगा, क्योंकि कॉस वाला ही इसके एरिया वेक्टर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट ही फ्लक्स कहलाता है जो एरिया वेक्टर की तरफ हो, मतलब पैरेलल हो। तो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो बी पैरेलल, और बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी पैरेलल। पैरेलल किसके? एरिया वेक्टर। क्लियर? तो अगर तुम्हें कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के फॉर्म में नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर लो, और अब मैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकता हूँ। अब मैं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकता हूँ, मतलब किसी एरिया से पास होने वाली को। क्लियर होगी बात? तो एक छोटी सी बात थी, फिर इस पे हम दोनों छोटी छोटी टॉपिक्स को और लेके चलते हैं। आप इसको नोट कीजिए यहाँ से। चलो बेटा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम लोग ने जो देखा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो जाए, ठीक है, उनको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तीन तरीके की मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स देखो, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, और आखिरी होता है मिनिमम। पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? देखो सारी बातें डिपेंड करती हैं एंगल के ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब फ्लक्स का मैक्सिमम होना, नेगेटिव होना, मिनिमम होना, पॉजिटिव होना, कैसा भी होना एंगल पर डिपेंड करता है। तो देखो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम हो या जीरो हो, जाहिर सी बात है। तो अगर 90 डिग्री से कम होगा तो कॉस, अगर 90 डिग्री से कम होता है तो कॉस जो होता है वो प्लस वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। समझ रहे हो मैं क्या बोला? कि अगर एंगल 90 से कम होता है तो कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव हो गया तो फ्लक्स भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। दूसरी बात देखो, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा? एरिया वेक्टर ऊपर है तो फ्लक्स नीचे है, एरिया वेक्टर ऊपर तो फ्लक्स नीचे, या फ्लक्स और भी अलग हो सकता है। कब? थीटा इक्वल टू 180 हो जाए या थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए। तो क्योंकि अगर थीटा 90 से ज्यादा होगा तो थीटा 90 से ज्यादा के लिए जो कॉस होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा तो फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, मैक्सिमम होना, मिनिमम होना सब एंगल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर कॉस मैक्सिमम हो जाएगा किसी एंगल पर तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है? जीरो पर। जीरो होने का मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है बिल्कुल उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो जाए। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो 1 मैक्सिमम, इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी ए। क्लियर? इसी में तुमसे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर फ्लक्स मिनिमम हो जाए, अगर यही मैक्सिमम की जगह क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90, और कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। और अगर cos 90 जीरो होगा तो cos 90 जीरो, इसका मतलब अगर ये एरिया वेक्टर है, अगर ये एरिया वेक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम, क्योंकि फ्लक्स मिनिमम कितना हो जाएगा? जीरो।
तो कुल मिला के हमने क्या देखा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 0 होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा बिल्कुल 0 होना चाहिए। और मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए। cos 90 0, cos 90 0 तो फ्लक्स भी 0। क्लियर होगी बात। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं तुरंत नेक्स्ट टॉपिक के साथ आता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो आप इस पे सबसे पहले स्टार लगाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, डायमेंशन फॉर्मूले और ऐसी छोटी छोटी बातें, यूनिट्स बहुत पूछने वाले हैं। और इस साल भी एग्जाम में वो पूछा था और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि उन्होंने फार्मूले, डायमेंशन फार्मूले हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, या किसी के ऐसा यूनिट्स क्या हैं, सीजीएस यूनिट क्या है, वो याद नहीं करी। साल भर अगर आप याद नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे वो जाके क्वेश्चन गलत ही होना है, वो तुक्का भी सही नहीं लगता। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, होता ही है। अब फ्लक्स का होता है बी ए कॉस थीटा। फोर्स का फॉर्मूला लॉरेंज फोर्स हमने सिखाया था, F इक्वल टू क्यू बी होता है। यहाँ से B निकालो तो B इक्वल टू F अपॉन क्यू बी। जब यहाँ से B निकाला तो B की वैल्यू को यहाँ रख दिया फ्रॉम 1 में। जब 1 में रखा तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आया, ये है B F अपॉन क्यू बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-2। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L2। एंगल डायमेंशनलेस होता है तो 1। चार्ज, क्यों, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT। I का मतलब करंट, करंट को लिखते हैं एम्पियर, करंट को क्या लिखते हैं एम्पियर। T का मतलब टाइम, T हो गया। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, LT-1। जब इन सबको सॉल्व किया तो कितना आया, 5b इक्वल टू ml स्क्वायर t-2a-1। इसको लर्न कर लेना, किसी भी हालत में इसको लर्न कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत बाद में हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पूछ भी देते हैं। क्लियर होगी बात, इसको आप नोट कीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन और खतरनाक दिखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हों। छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम लोगों को याद नहीं रहती और याद रखने की कोशिश भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि लगता है अरे यार ये कौन पूछ रहा है, हम तो नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सब याद रखना है, आसान है। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वेबर, वेबर। ठीक है, WB से शो करते हैं। 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला। तो फ्लक्स इक्वल टू BA, B क्या टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर। तो वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर से शो करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है गॉस। तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू, देखो ये है फ्लक्स इक्वल टू BA, समझ रहे हो ना। तो फ्लक्स क्या मैक्सवेल हो गया, क्योंकि सीजीएस यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है गॉस, एरिया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या है, अब ये इस लाइन का मतलब याद रखना, इस लाइन का मतलब याद रखना। देखो क्या लिखा है मैंने, लिखा है ए सिंगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया ना तो सिर्फ मुंह में से झाग आएगा, आंसर याद नहीं आते ऐसी चीजों के, वो भी रेड कलर का झाग होगा, खूनी, कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा। देखो ए सिंगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नोन एज मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के एक सिंगल वैल्यू को, एक सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स कहते हैं। छोटी सी बात है, जिंदगी भर याद रखना। इस सिंगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, सिंगल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स। मतलब ये है
अगर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में ये बना दूं, खाली ये बना दिया मैंने एक, इस एक का नाम क्या होगा, मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स होगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसा यूनिट समझ में आ गई, टेस्ला सेंटीमीटर स्क्वायर। सीरीज समझ में आ गई, क्या हो गया, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को क्या कहोगे, तो मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स कहोगे। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली निकल जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को शो करते हैं B = 5V अपॉन A, फ्लक्स अपॉन एरिया से शो करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, देखो नाम ही भूल जाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, ट्विस्टेड हो जाता है सब कुछ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया को क्या कहोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहोगे। इसकी एसआई यूनिट देखो जरा, एसआई यूनिट इसकी क्या होती थी, वेबर, इसकी क्या होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, खत्म। सीजीएस में देखो इसकी क्या होती थी, मैक्सवेल, इसकी क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। तो देखो क्या हुई, वेबर पर मीटर स्क्वायर या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो टेस्ला क्या, तो 1 टेस्ला = 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो ये टेस्ला है, ये टेस्ला है, ये वेबर, ये पर मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब 1 वेबर की वैल्यू होती है 10⁸ मैक्सवेल, ये रट लो, याद कर लो। 1 वेबर की वैल्यू होती है 10⁸ मैक्सवेल। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन जाए कि 1 वेबर की वैल्यू मैक्सवेल में कितनी होती है, या 1 मैक्सवेल = कितने वेबर होता है। देखो हर छोटी सी बात ऑब्जेक्टिव है यार, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ऑब्जेक्टिव का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 वेबर की वैल्यू कितनी है, 10⁸ मैक्सवेल। मीटर को लिख दिया सेंटीमीटर में, तो 10⁻² सेंटीमीटर, पावर -2 है, पावर -2। जब इसको सॉल्व किया तो है 10⁴ गॉस, और मैक्सवेल सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, गॉस, तो 10⁴ गॉस हो गया। तो 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस, या 1 गॉस = 10⁻⁴ टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस और 1 गॉस = 10⁴ टेस्ला। तो हमने दो टॉपिक सीखे। सबसे पहला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट, सीरीज यूनिट। एक लाइन को क्या कहते हैं, मैक्सवेल ऑफ फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सीखी, फ्लक्स अपॉन एरिया। एक बार एसआई ले लो, एक बार सीजीएस ले लो, सॉल्व कर लो। देखो इसकी डायमेंशन फार्मूला देखो, फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला आया था ml² t - 2 a - 1। ये a जो है ना वो करंट के लिए होता है, एम्पीयर है, एरिया नहीं है यहाँ। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या आता था, ml² t - 2 a - 1। ये है एरिया, एरिया क्या होता है, L2 से L2 गिरा, तो बचा कितना, ml - 2 a - 1, mt - 2 a - 1, mt - 2 a - 1। क्लियर हो गई बात? ये भी याद रखना, ये अपनी कॉपी में, ये छोटी छोटी बातें अपनी कॉपी में कहीं अलग से नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं ये, आप इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हम शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको क्या बताता है, देखना ध्यान से। क्लास 10th में हम लोगों ने इस चीज को सीख रखा था इंडक्शन के नाम से, वही यहाँ पर भी है, लेकिन अब एलेबोरेटेड फॉर्म में है। हम और भी बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे। स्टार्ट। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक कॉइल ली, इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक है। इस कॉइल के सामने एक मैंने मैग्नेट रखा, मैग्नेट। फिर कॉइल ली, कॉइल के सामने गैल्वेनोमीटर, साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। एक फिर वही मैग्नेट लिया, कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेट। देखो पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में क्या हुआ कि ये मैग्नेट रेस्ट में है, ये मैग्नेट रेस्ट में है, लेकिन इस मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल को कट कर रही थी। मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल को कट कर रही थी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रही थी। काउंट करो कितनी हो रही थी, 1 2 3 4 5 6। जब ये मैग्नेट रेस्ट में है तो इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रही थी। कितनी पास हो रही थी, 6। लेकिन कॉइल भी रेस्ट में है,
कॉइल भी रेस्ट में है और मैग्नेट भी रेस्ट में है। जब कॉइल भी रेस्ट में है और मैग्नेट भी रेस्ट में है तो इस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। 6 निकल रही थी, 6 ही निकलती रहेंगी, ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी। तो कहने का मतलब ये, अगर 10 बजे इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन 6 हैं तो 11 बजे भी 6 ही होंगी, 12 बजे भी 6 ही होंगी। टाइम बीतने के साथ मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर हो गई बात? तो हमने देखा क्या इस प्रैक्टिकल में कि अगर ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, या कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अगर इस कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिल रही, 0 पर है। गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ है? 0 पर है। गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर होने का सिर्फ एक मतलब होता है कि उस वायर में, उस कॉइल में कोई करंट नहीं है, करंट 0 है। तो यहाँ क्या पता चला? I = 0। फिर बता दो, शुरू से देखो, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट और कॉइल दोनों रुके हुए हैं, रुके रहने दो। जब दोनों रुके हुए हैं तो इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम बीतने के साथ उतनी ही रह रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 6 की 6 ही रह रही हैं, 6 की 6 ही रह रही हैं, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि I = 0 है। आगे बढ़े, यहाँ अब ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। कॉइल रेस्ट में है, कॉइल रेस्ट में है, लेकिन मैग्नेट आगे की तरफ जा रहा है। देखो एरो, मैग्नेट आगे जा रहा है। हम जानते हैं जब ये मैग्नेट आगे की तरफ जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती हैं, इंक्रीज करेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है। तो अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो मान लो पहले कुछ थी, अब ज़्यादा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी हो गई? 8 हो गई। और जैसे ही इसको तुम आगे की तरफ चलाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही ज़्यादा होंगी, हमने देखा क्या, गैल्वेनोमीटर शो करने लगा डिफ्लेक्शन, 0 से डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट कर गया तो इसके अंदर करंट आ गई। इसका मतलब यहाँ पे 10 बजे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी? 6, लेकिन 10:01 पे कितनी हो गई? 8। 10:02 पे 20 30 40 50, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कॉइल में चेंज आता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो होती है, और गैल्वेनोमीटर में करंट शो होने का सिर्फ एक मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट चलती है। वो कैसे चलती है वही बताऊंगा। चलो छोड़ो इसको, इस यहाँ पे आओ। अब ये मैग्नेट नीचे जा रहा है, मैग्नेट नीचे जा रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी कि घटेंगी? दूर जा रहा है मैग्नेट। पहले मैग्नेट पास आ रहा था, मैं कॉइल हूँ और ये मैग्नेट है। पहले मैग्नेट पास आ रहा था तो मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, अब दूर जा रहा है तो मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी रह गई? 1 2 3। कितनी रह गई? 3। उससे मतलब नहीं रहेगी कि कम रहेगी कि ज्यादा, मतलब इससे है कि पहले कितनी थी? 6, फिर कितनी हुई? 8, फिर कितनी हो गई? 3, मतलब चेंज आ रहा है। 6 से 8, 8 से 3, 3 से 9, 9 से 50, 50 से 1 लाख, फिर 6। तो अगर 6 थी, चेंज नहीं हो रही थी, नो करंट, नो चेंज इन द फ्लक्स इन द कॉइल, नो करंट फ्लोज थ्रू इन द कॉइल। सुनना, नो चेंज इन द फ्लक्स इन द कॉइल, नो करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। चेंज विल बी देयर इनसाइड द कॉइल, करंट विल बी देयर इनसाइड द कॉइल। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के नंबर कम हो गए, मतलब फ्लक्स कम हो गया, तब भी करंट चली, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैग्नेट पास जा रहा था तो डायरेक्शन थी राइट में, मैग्नेट दूर जा रहा था डायरेक्शन थी लेफ्ट में। इसका मतलब इसमें भी करंट आ गई। क्लियर? इसका मतलब एक बात तो पता चला कि किस वजह से करंट बनी। कॉइल और मैग्नेट के बीच के रिलेटिव मोशन की वजह से, जो कह रहा हूं सुनना, कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन क्या होता है समझो इस चीज को। देखो मान लो मेरे पास एक कॉइल है, दिख रही है कॉइल, ये है कॉइल। मान लो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये कॉइल है। अब ये हो रहा है, देखो मैग्नेट रुका हुआ है, कॉइल भी रुकी हुई है, मैग्नेट रुका है, कॉइल भी रुकी है। इस रुके हुए मैग्नेट से निकलनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 6,
10 बजे भी 6, 11 बजे भी 6, 6 6 6 6। इसका मतलब शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स 6, बाद में भी 6, कोई चेंज नहीं आया, इसके अंदर कोई करंट नहीं बनी, बात खत्म। अब क्या हुआ, ये मैग्नेट पास आने लगा, पास आने लगा, पास आने लगा, पास आने लगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आने लगा तो इस कॉइल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जड़ बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया। इसका मतलब इसके अंदर करंट चली। ये दूर जा रहा है तो इसके अंदर कम हो गई तो करंट चली। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब किसी भी दो चीजों के बीच में उनके बीच की दूरी कम या ज्यादा होने लगे, उनके बीच की दूरी कम या ज्यादा होने लगे, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। तुम मान लो मुझसे 100 मीटर दूर खड़े हो, तुम मुझसे 100 मीटर दूर खड़े हो, ठीक है। तुमने चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैंने भी चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। तुम भी चल रहे हो, तुम भी चल रहे हो इधर, मैं भी चल रहा हूँ इधर। तुम्हारी और मेरी स्पीड बराबर है, हम दोनों का रिलेटिव मोशन कितना, 0। तो जितने तुम्हारे उतनी मेरी। एक मोटरसाइकिल वाला बगल में चल रहा है, मैं इधर चल रहा हूँ, हम दोनों को, उसकी स्पीड भी 50, मेरी स्पीड भी 50, हम दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे, रुका हुआ रेस्ट में, तो नो रिलेटिव मोशन। एक की स्पीड 50, मेरी 60, हम दोनों तेज तेज चलते हुए देखेंगे आगे पीछे, तो हमारे बीच में रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी दो चीजों के बीच की गैप बढ़े या घटे तो उसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन, नो करंट, नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। सुनना सेंटेंस, नो रिलेटिव मोशन, नो फ्लक्स चेंज, नो करंट। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगी। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट बनेगी। हमारी बात समझ में? अब करंट क्यों बनती है, सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा क्या था, ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ। ओम कहता था इफ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो करंट चलती है। तो करंट अपने आप नहीं चलती, पहले इसके अंदर बनी होगी पोटेंशियल, ईएमएफ बना होगा, इसके अंदर बना होगा ईएमएफ, उस ईएमएफ की वजह से करंट आई। इसका मतलब फिर सुनो, नो रिलेटिव मोशन, नो ईएमएफ, नो करंट। बात समझ आ रही है? नो रिलेटिव मोशन, नो फ्लक्स चेंज, नो रिलेटिव मोशन, नो फ्लक्स चेंज, नो ईएमएफ, नो करंट। रिलेटिव मोशन नहीं तो फ्लक्स चेंज नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं तो ईएमएफ नहीं बनेगा, ईएमएफ नहीं बनेगा तो करंट नहीं बनेगी। रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ होगा तो करंट बनेगी। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट बनेगी। तो तुमने क्या सीखा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं तो फ्लक्स चेंज नहीं, ईएमएफ भी नहीं तो करंट भी कितना, 0। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्लक्स है तो ईएमएफ है, ईएमएफ है तो करंट है। अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज है, फ्लक्स में चेंज है तो ईएमएफ है, ईएमएफ है तो करंट है। बात समझ में आ गई? इसी को हम क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने बोला कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ की वजह से करंट आएगी। जैसे क्या, तुम बताओ कब कब करंट बनेगी, कब कब करंट नहीं बनेगी। पहला केस बताओ, कोई करंट बनेगी, दोनों रुके हैं, करंट नहीं बनेगी। अब दोनों चलेंगे, दोनों चलने लगे, देखो दोनों चलने लगे सेम स्पीड से, दोनों चलने लगे सेम स्पीड से, करंट बनेगी नहीं बनेगी। दोनों चलने लगे, बनेगी बनेगी, दोनों चलने लगे, बनेगी बनेगी। हाथ इसके अंदर कॉइल के अंदर से निकाल दिया मैंने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, करंट बनेगी बनेगी। अब बताओ, अब देखिए कौन समझदार है। पहला क्या देखा, करंट नहीं बनेगी, करंट नहीं बनेगी, करंट नहीं बनेगी, करंट बनेगी, करंट बनेगी। अब ये पेन को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ एक्सेस पर, करंट नहीं बनेगी। इस कॉइल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कॉइल को ऐसे घुमा रहा हूँ, करंट नहीं बनेगी क्योंकि इनके बीच का गैप चेंज नहीं हुआ। अब इस मैग्नेट को ऐसे घुमा रहा हूँ, इस मैग्नेट को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, करंट बनेगी। क्यों, ये पोल यहाँ है, ये यहाँ गया, यहाँ आया, हरी बात समझ में, यहाँ यहाँ यहाँ, तो गैप चेंज हो रहा है तो करंट बनेगी। इस कॉइल को मैंने ऐसे घुमाया, इस कॉइल को ऐसे घुमाया, करंट बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर कॉइल की और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, गैप चेंज होगा तो करंट बनेगी, नहीं चेंज होगा तो करंट नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? ये किसने बताया था, फैराडे ने इस बात को बताया था। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, देखो मान लिया कि पहले शुरू में इनिशियली
इक्वल टू 0 है तो फ्लक्स φ1 है, जब t इक्वल टू 0 तो फ्लक्स कितना है φ1 है, जब t इक्वल टू t हो गया तो फ्लक्स φ2 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया φ2 हो गया। तो फैराडे क्या कहता था, फैराडे ये बात कहता था, दो बातें, फैराडे दो बातें कहता था। देखो फैराडे क्या क्या कहता था, फैराडे ये कहता था सबसे पहली चीज कि जो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, और जो ईएमएफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। टाइम जितना ज़्यादा ईएमएफ उतना कम, टाइम में जितना कम चेंज आएगा, टाइम जितना जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगा, ईएमएफ उतना ज़्यादा। मतलब टाइम क्या है, आराम से चेंज हो रहा है फ्लक्स, आराम से चेंज हो रहा है फ्लक्स। मतलब देखो टाइम बहुत लग रहा है, बहुत टाइम में आराम से पास आ रहा है तो फ्लक्स भी कम बनेगा, लेकिन बहुत जल्दी से पास आ रहा है तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, दूर जा रहा है तो फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, जल्दी पास हो जल्दी दूर जा रहा है तो फ्लक्स बहुत जल्दी करंट बनेगी। समझ गए? दोनों को देखो, चेंज इन फ्लक्स, तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम। क्लियर हो गई बात ये? तो ई प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम। क्लियर? ये किसने बताया था, ये बताया था किसने, फैराडे ने, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल मैग्नेट की वजह से बनने वाली वोल्टेज को या ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इस मैग्नेट की वजह से इसके अंदर वोल्टेज बना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेरी वजह से तुम में कुछ हुआ तो इंड्यूस्ड हो गए तुम मुझसे तुमने कुछ अच्छा सीखा तो तुमने हमसे इंड्यूस हो गए, हमसे बुरा सीखा तो भी इंड्यूस हो गए। कोई किसी से कुछ सीखे या किसी की वजह से कि दूसरे पर कुछ प्रभाव पड़े तो उसको इंडक्शन कहते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा ईएमआई। देखो तो फैराडे ने क्या कहा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कौन सा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात चेंज इन फ्लक्स पे, और दूसरी बात किसके ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पे। तो ई प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। समझ गए? तो फैराडे ने कुल मिला के क्या कहा समझ लो। पहली बार में तुम सोचो, अगर ये कॉइल और मैग्नेट नहीं चलेंगे तो करंट नहीं बनेगी, पास आएंगे तो बनेगी, दूर जाएंगे तो बनेगी, ऊपर नीचे जाएंगे तो बनेगी, ऐसे घूमेगा तो बनेगी, ऐसे घूमेगा तो बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। क्लियर होगी बात? इसका मतलब रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। चिल्ला चिल्ला के बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और ये बच्चों मेरे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो करंट बनती है यार। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो ईएमएफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू कितना, φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम होता है। इसी को हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? डेफिनेशन सुन लो आखिरी बार। फैराडे ने कहा था कि अगर किसी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में, अगर किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम समझ जाओगे, 1 मिनट लगेगा तुम्हें समझने में। देखो, अगर किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से उस फ्लक्स में चेंज होगा, उस फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में करंट चलेगी। इसी को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। ये तुम्हारे सामने मैंने सब कुछ समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आपके सामने आऊंगा लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ। क्लियर होगी बात?